Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Singh classes and today I am Nandini Singh is going to discuss the Pathfinder series part 5. अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पार्ट 4 तक डिस्कस किया था और आज हम लोग पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का क्लास सिर्फ एक पाथफाइंडर फर्स्ट से ही नहीं रिलेटेड है। इसमें हम लोग सेल बायो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हर एक एग्जाम्स में आपके आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल हम लोग मेनली दो फेजेस में पढ़ते हैं या फिर कह सकते हैं सेल साइकिल एक ऐसा इवेंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर सीरीज़ में आपके ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, हम लोग सेल साइकिल को दो फेजेस में पढ़ते हैं। ठीक, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल पहला होता है आपका माइटोसिस और दूसरा होता है आपका मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस इनमें क्या होता है, आपके सेल का डुप्लीकेशन होता है इनटू इट्स जीनोम, जो कि आपका डिवीज़न होता है इन द फॉर्म ऑफ टू डॉटर सेल्स। ठीक है, आपके सेल साइकिल के मेनली दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। जो आपका एक्चुअल डिवीज़न का फेज़ होता है वो होता है आपका एम फेज, जिसको कि हम लोग माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। और जो आपका इंटरफेज होता है उसमें आपके सेल प्रिपेयर करते हैं खुद को फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न, और डिवीज़न करने के लिए वो दो प्रोसेस अकर करते हैं। पहला होता है आपका सेल ग्रोथ और दूसरा प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन अकर होता है एस फेज में। तो आपके जो इंटरफेज होते हैं वो तीन फेजेस में डिवाइड हो जाते हैं। पहला होता है G1 फेज, दूसरा होता है एस फेज और तीसरा होता है G2 फेज। G1 फेज को हम लोग गैप 1 फेज भी कहते हैं और ये वो पीरियड होता है जब आपका एम फेज का एंडिंग होता है और डीएनए रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग होता है। वहीं सेकेंड फेज क्या होता है, सेकेंड फेज को हम लोग एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, जहाँ की आपका डीएनए सिंथेसिस शुरू हो जाता है। G2 फेज को हम लोग गैप 2 फेज भी कहते हैं, जो कि एक पीरियड होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन को फॉलो करता है एज वेल एज इनिशिएशन ऑफ एम फेज को डिनोट करता है। ठीक है, जो सेल्स आपके डिवाइड नहीं कर पाते हैं वो G0 स्टेट में चले जाते हैं। आपका सेल तीन स्टेजेस में जाने के लिए पॉसिबल हो सकता है। पहला होता है रिवर्सिबल, जिसको क्विसेंट, या फिर इरिवर्सिबल जिसको सेंसेंट, या फिर टर्मिनली डिफरेंशिएटेड G0 स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पर्टिकुलरली टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका माइटोसिस के केस में होगा। तो माइटोसिस होता क्या है, माइटोसिस में क्या होता है, आपके जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो डिवीज़न करते हैं, मीन्स अपने प्रोजेनी के फॉर्म में, और वो जो डिवीज़न होता है उसमें टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, माइटोसिस। और दूसरा प्रोसेस होता है मियोसिस। माइटोसिस में जो प्रोसेस होता है वो मियोसिस से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि माइटोसिस में आपके जो डिवीज़न होते हैं वो इक्वेशनल डिवीज़न होते हैं, मतलब आपके जो क्रोमोसोम्स रहते हैं जेनेटिक मटेरियल की तरफ वर्क करते हैं, वो जितना पेरेंट्स में रहेंगे उतना ही आपके डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होंगे। वहीं उसमें क्या होता है, आपके मियोसिस में जो पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम रहेगा उसका जस्ट हाफ आपका हो जाता है डॉटर सेल्स में। तो आपका माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीज़न होता है क्योंकि इक्वली डिवाइड हो जा रहा है, और वही मियोसिस में रिडक्शनल डिवीज़न हो जा रहा है क्योंकि उसमें आपके क्रोमोसोम रेड्यूस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस के कुछ फेजेस हम लोग पढ़ते हैं। माइटोसिस के फेज होते हैं लाइक प्रोफेज, एम फेज, प्रोफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये सब उनके फेजेस होते हैं। प्रो मीन्स होता है बिफोर, मेटा मीन्स होता है मिड, एना मीन्स होता है बैक और टेलो मीन्स होता है एंड। ठीक है, तो आपका जो माइटोसिस टर्म था उसको पहली बार किसने इन्वेंशन किया था, वॉल्टर एंड फ्लेमिंग में इन द ईयर ऑफ 1882। ठीक है, इन्होंने बताया था कि आपका जो माइटोसिस होता है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन को फॉलो करता है एक सिंगल राउंड ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। ठीक है, जिससे कि आपके जनरेट होते हैं दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। यही था आपका माइटोसिस। माइटोसिस का मीनिंग होता है थ्रेड। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है, आपके प्रोफेज में जो क्रोमैटिन मटेरियल्स रहते हैं जो कि इंटरफेज में डिफ्यूज होकर रहते हैं वो स्लोली कंडेंस्ड हो जाते हैं इनटू अ वेल डिफाइंड क्रोमोसोम, और आपके जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उनके पास दो सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है वो स्टार्ट होता है आपके एस फेज में। ठीक है, आपके जो क्रोमैटिन मटेरियल्स रहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं इन द सेंटर, जिसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, जो एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है। ठीक, तो आपका जो ये सेंट्रोमियर होता है, यहाँ पे अटैचमेंट जो होता है वो एक प्रोटीन की वजह से होता है, इसको कि हम लोग बोलते हैं कोहेसिन।
ठीक है। आपके प्रोफेस में कुछ कोहेसिन की फैमिली इन्वॉल्व होती है जिससे कि अटैचमेंट बना रहता है, और वो होती है स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। ये कोहेसिन की फैमिली होती है। तो इसमें इन्वॉल्व होता है SMC1, SMC3, और इसके साथ 2 एटीपेज डोमेन इन्वॉल्व होते हैं, एज वेल एज 2 एडिशनल सब यूनिट भी इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं SCC1 एंड SCC3, जो कि एटीपेज को आपके रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है। आपका प्रोफेज कैसे ख़त्म होता है? प्रोफेज आपका जो फेज होता है वो एंड होता है बाय द डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, और इसी टाइम क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियर एनवेलप रहता है वो भी डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे ही आपका न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, एक मल्टी स्टेप प्रोसेस अकर होता है जिसकी शुरुआत होती है MCDK के फॉस्फोराइलेशन से। ठीक है। MCDK क्या फॉस्फोराइलेट करता है? जितने भी आपके न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस जो कि न्यूक्लियर एनवेलप में प्रेजेंट होते हैं उनको फॉस्फोराइलेट करता है, और जैसे ही फॉस्फोराइलेट करता है ये इनिशिएट करता है डिसअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। इसके अलावा आपका जो MCDK रहता है वो फॉस्फोराइलेट उन कंपोनेंट्स को भी करता है जो कि न्यूक्लियर लैमिना में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही करते करते आपके जो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है उससे आपका न्यूक्लियर एनवेलप प्रॉपरली डिस्टर्ब हो जाता है इनटू मेम्ब्रेन वेसिकल्स, और इसी तरह से आपके प्रोसेस का एंडिंग होता है। वहीं अगर हम लोग बात किए जाए दूसरे केसेस में, लाइक इन केस ऑफ यीस्ट एंड डायटम, तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप रहते हैं वो वैसे ही इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन आपका क्रोमोसोम जो रहता है वो अपोजिट पोल्स में माइग्रेट कर जाता है। लेकिन हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोज माइटोसिस, और दूसरा प्रोसेस होता है ओपन माइटोसिस। ओपन माइटोसिस में क्या होता है, ये हायर यूकेरियोट्स में अकर होता है, और इसमें आपके प्रोफेज खत्म होते हैं बाय द डिसरप्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। यही मेन डिफरेंस होता है इन हायर यूकेरियोट्स एंड इन लोअर यूकेरियोट्स। ठीक है। जैसे ही आपका प्रोफेज एंड हुआ, आपके साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूबल्स क्या होते हैं जो कि इंटरफेस साइटोस्केलेटन के पार्ट होते हैं वो डिसअसेंबल हो जाते हैं, और जो माइटोटिक स्पिंडल्स रहते हैं वो उनका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका जो माइटोटिक स्पिंडल होता है वो आपको पता रहना चाहिए कि कौन मीडिएट करता है। तो आपके जो माइटोटिक स्पिंडल रहते हैं वो मीडिएट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स, जो कि सेपरेट करते हैं आपके क्रोमोसोम को। स्पिंडल्स क्या होते हैं? स्पिंडल्स माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास एक पोलराइज ट्यूबुलिन पॉलीमर होता है एक एंड पे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं माइनस एंड, और जो माइनस एंड होता है वो एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन अ स्पिंडल पोल। वहीं दूसरा एंड होता है प्लस एंड। जो प्लस एंड होता है वो आउटवर्ड की तरह डिनोट करता है। ठीक है। आपके जो स्पिंडल्स होते हैं वो 3 टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबल्स, पोलर माइक्रोट्यूबल्स एंड एस्ट्रल माइक्रोट्यूबल्स। आपके जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबल्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जो आपका काइनेटोकोर होता है वो मैच्योर होता है सेंट्रोमियर पे, जो कि आपके क्रोमोसोम का एक पोर्शन होता है। ठीक है। जो आपका प्लस एंड होता है काइनेटोकोर का माइक्रोट्यूबल्स का, वो वैसे ही अटैच रहता है काइनेटोकोर के साथ, और जो नंबर ऑफ काइनेटोकोर्स रहते हैं वो वेरीज करते हैं इन डिफरेंट केसेस। एनाफेज में क्या होता है, ये काइनेटोकोर आपके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को अपोजिट पोल्स की तरफ पुल करते हैं, यही इनका मेन फंक्शन होता है। सेकेंड माइक्रोट्यूबल होता है आपका पोलर माइक्रोट्यूबल। आपके पोलर माइक्रोट्यूबल्स क्रोमोसोम में तो इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ओवरलैप करते हैं किसके साथ? पोलर माइक्रोट्यूबल के साथ, फ्रॉम द अपोजिट पोल। ठीक है। लास्ट होता है आपका एस्ट्रल माइक्रोट्यूबल। एस्ट्रल माइक्रोट्यूबल आपके एस्टर को फॉर्म करते हैं और सेंट्रोमियर से आउटवर्ड की तरफ रेडिएट करते हैं। ठीक है। ये था आपका एस्ट्रल माइक्रोट्यूबल्स। तो अब इसके बाद क्या आता है, आपका प्रोफेज खत्म हुआ, मेटाफेज आता है। उससे पहले हम लोग ये कहेंगे कि मियोसिस के भी कुछ केसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जितना पार्ट हो पाएगा मेटाफेज या फिर एनाफेज तक, वहाँ तक मैं डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट क्लासेस में आगे का पार्ट डिस्कस करूँगी। ठीक है। मेटाफेज क्या होता है? मेटाफेज आपका एक डायनेमिक पार्ट होता है सेल साइकिल का, जिसमें कि असेंबल एज वेल एज डिसअसेंबल दोनों ही प्रोसेस अकर होते हैं। ठीक है। इसमें आपका स्पिंडल फाइबर्स का भी अटैचमेंट होता है, और हर एक क्रोमोसोम्स रहते हैं जो वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके सेंट्रोमियर में। आपके जो काइनेटोकोर्स होते हैं वो हर एक सिस्टर क्रोमैटिड पे अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, एक सिस्टर क्रोमैटिड पे एक और एक सिस्टर क्रोमैटिड पे एक। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और भी डिटेल में जितने पार्ट्स बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये रहा मियोसिस का डायग्राम, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।